नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर हमने एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक है बच्चों का सोचना एवं सीखना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस पर हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बच्चों का सोचना एवं सीखना। इस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो अपलोड की है। आज हम इसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, अग्रोन्मुखी यानी कि प्रोएक्टिव, सहानुभूतिपूर्ण यानी कि सिंपैथेटिक, और या फिर तटस्थ यानी कि न्यूट्रल। तो आप बताइए दोस्तों कि माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। ऑफ कोर्स अग्रोन्मुखी यानी कि प्रोएक्टिव। माता पिता को आगे बढ़कर बच्चों को इस प्रकार का वातावरण प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उनकी सीखने की प्रक्रिया का विकास हो सके। तो माता पिता का दोस्तों यही कार्य रह जाता है कि वो प्रोएक्टिव बने और बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जिससे कि बच्चे सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। यानी कि एक ऐसा शिक्षण जिससे कि आपकी समझ विकसित होती है, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो देखिए, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो आप ये बताइए कि इन चारों स्टेटमेंट में आपको कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट लगता है कि जिससे बच्चे की समझ विकसित नहीं होगी। ऑफ कोर्स जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि विद्यार्थियों को आप एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बना रहे हैं। यानी कि आप आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड जो प्रोसीजर हैं उनको याद करने योग्य बना रहे हैं, उससे बच्चों की समझ विकसित नहीं होगी। देखिए, नियम कैसे काम करता है, आप उसके लिए उदाहरण उपलब्ध कराते तो बच्चों की इससे समझ विकसित होती है। समानता और अंतर देखने के लिए एवं सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की जब आप सहायता करेंगे, यानी कि आप जनरेट करेंगे एनालॉजीज को, तो उससे भी क्या होता है, विद्यार्थियों की समझ बढ़ती है। यानी किसी फिनोमिना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में जब आप व्यक्त करते हैं, यानी किसी फिनोमिना को बच्चों से कहते हैं कि आप अपने शब्दों में अभिव्यक्त करो, तो बच्चे क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे ना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बढ़ेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ऑप्शन है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। दूसरा ऑप्शन है पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। और अगला ऑप्शन है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, हम क्यों रिवीजन करते हैं, क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप नवीन ज्ञान देने वाले होते हैं तो आपको उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है जिससे कि आपका सीखना काफ़ी प्रभावी हो जाता है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि सीखना समृद्ध होता है। तो शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थी की मदद इसलिए की जाती है क्योंकि जो आप नई जानकारी है उसको आप पूर्व जानकारी से जोड़ेंगे तो आपकी लर्निंग है वो आपकी प्रभावी होगी और डेफिनेटली क्या होगी, परमानेंट होगी। कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो स्थायी रूप से रहेगी, यानी कि वो समृद्ध होगी। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम प्रश्नोत्तर, जब हम कोई भी लेसन हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित। इसलिए हम प्रश्नों का क्रम इस तरीके से रखते हैं कि धीरे धीरे आपके जो पूर्व ज्ञान
ज्ञान से आधारित होकर आप हम क्या करते हैं, उसको आपके नवीन ज्ञान से जोड़ देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है और इसको तो आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी वातावरण में सीखेंगे जहां पर आपके संवेगों का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि वहां पर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि वो वातावरण में ज़्यादा सीखेंगे जहां पर संवेगात्मक रूप से आपकी क्या हो रहे, सकारात्मक रहता रहे। ठीक है ना। तो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक वातावरण में ही विद्यार्थी सीखता है और उसी वातावरण में उसको संतुष्टि मिलती है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि सीखने के बारे में यही कथन आपका सही है। इसके बाद अगला, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? यह किस से संबंधित है? सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम या फिर सीखने की तत्परता का नियम? दोस्तों यह है सीखने का प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक द्वारा जो नियम दिए गए थे दोस्तों, उसमें से एक नियम है सीखने का प्रभाव का नियम। सीखने का तत्परता का नियम भी दिया था इन्होंने, सीखने का प्रभाव का नियम भी दिया था। तो यहाँ पर आपने देखना है दोस्तों कि जो सीखने का प्रभाव का नियम है वो यही कहता है दोस्तों कि हम अपने जो पूर्व में जो हम अपने अनुभव किए होते हैं, अगर वो अनुभव हमें संतोषजनक होते हैं या फिर हमें खुशी या संतोष प्रदान करते हैं, तो उनकी अनुक्रिया करने की संभावना भविष्य में भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो यह वही चीज है कि अगर बच्चा अतीत में समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया, जो उसने परिस्थिति उसको मिली थी अतीत में, उन्हीं अनुक्रियाओं के आधार पर वो क्या करता है, नई स्थिति के प्रति भी अनुक्रिया करता है। तो वही आपका क्या है, सीखने का प्रभाव का नियम है। अगर हमें उस पूर्व में जो अनुभव है, अगर वो हमारा अनुभव खराब रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, आगे उस अनुक्रिया को दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये आपका क्या है, सीखने का प्रभाव के नियम पर आधारित है। इसके बाद, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे और कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, यानी कि पीरियोडिक टेस्ट पर ध्यान दिया जाए। तो आप बताइए इसका क्या आंसर है? बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि आप वास्तविक दुनिया से आप एग्जाम्पल लेकर आए कक्षा में और विद्यार्थी एक दूसरे से इंटरएक्टिविटी करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो यानी तभी आपका क्या होगा, लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो लर्निंग होती यही है कि आप क्या करते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। ठीक है ना। आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है आपके अनुभवों से। तो यहाँ पर वही है कि वह वास्तविक दुनिया से आप उदाहरण लेकर आए, आप जो भी एग्जाम्पल हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन है, तो वो आप अगर कक्षा में लेकर आएंगे तो उससे सीखना हमेशा से समृद्ध होता है। ठीक है ना। आप कक्षा में कितनी ही आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर लें, चाहे आप कितने लेक्चर और स्पष्टीकरण दे दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और परीक्षाओं से तो मैं तो नहीं मानता कि परीक्षाओं से कभी भी सीखना हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे बढ़िया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन किसकी ओर को संकेत करता है? विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, यानी विनियम बनाना, विनिमय गलत है सॉरी, विनियम बनाना। ठीक है, यानी रेगुलेशन बनाना। इसके बाद विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनियम। ओके, फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, या फिर अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता।
ठीक है। तो आप बताइए आत्मनियमन क्या होगा। आत्मनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब यही है दोस्तों कि आप अपने सीखने पर कितनी नज़र रख पाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप अपने सीखने पर कितना उसको पर्यवेक्षण कर पाते हैं, यानी कि कितना आप सेल्फ को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है ना। पर्यवेक्षण का मतलब आप इस तरीके से मान लीजिए कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन की योग्यता, ठीक है। तो आपके सीखने की सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जो योग्यता होगी दोस्तों, वही आपका क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो राइट आंसर कितना है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर है कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता ही क्या कहलाती है, आत्मनियमन कहलाती है, यानी सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। रेगुलाइज यानी रेगुलेशन करना ही मतलब वही है, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में माना नहीं जा सकता, यानी कि आपका सीखने का लक्षण नहीं है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही है। इसके बाद व्यवहार का अध्ययन सीखना है, देखिए ये बिल्कुल गलत है। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है। सीखना आपका क्या है दोस्तों कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अनुभव के आधार पर, अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा अनुभव के आधार पर, तो वो आपका क्या है, सीखना है। व्यवहार का अध्ययन कोई सीखना नहीं है। इसके अलावा अनअधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अनलर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम कुछ ऐसी चीजों को भूलने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको भूल जाते हैं जो कि वांछित नहीं है, यानी अवांछनीय है। कुछ हम ऐसी चीज़ों को जो गलत चीज़ें हमने सीख ली तो उनको भूलना, यानी कि उनको अपने दिमाग से निकाल देना भी एक तरीके की लर्निंग है। और फिर उसके बाद हम जो करेक्ट ज्ञान है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे हमने कोई इनकरेक्ट चीज़ सीख ली, उसके बाद हमने क्या किया, उसको भूला, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, करेक्ट तरीके से उसको सीखने का प्रयास किया। कई बार क्या होता है, जैसे आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो आपने क्या किया भाई, इनकरेक्ट वे में उसको बजाना सीख लिया। तो उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इनकरेक्ट आपने सीखा है ना, उसको आपने पहले भूलना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी कि जिसको आधा ज्ञान होता है ना, उसको सिखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, सीखा हुआ होता है। तो पहले क्या होता है कि पहले आप अपने आप को खाली करके आओ, अपने दिमाग से जो कचरा है वो निकाल के आओ, और फिर उसके बाद आप क्या हो, अपने आप को तैयार करो सीखने के लिए। तो सीखने की प्रक्रिया का पहला स्टेप यही है कि आप अपने आप को रेडी करो सीखने के लिए। जैसे कुछ आधे बुद्धिमान लोग होते हैं ना, कि जिनको आधी नॉलेज होती है, वो अपना ज्ञान पहले झाड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको क्या है कि पहले जो आपको खराब चीज़ें पहले से पता है या गलत चीज़ें पता है, पहले आप उसको दिमाग से निकालो, और फिर आप क्या होगे, डेफिनेटली वो भी क्या होगा आपका दोस्तों, एक सीखने की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनअधिगम भी एक सीखने का हिस्सा है। सीखने एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि सीखने के कारण ही आपके व्यवहार में मध्यस्थता आती है। तो ये भी सही है। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, और बी मतलब एक तरीके से इस परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ठीक है ना, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है, आपको बताना है कि क्या है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सूचना को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। देखिए, जहां पर रचनावाद की बात आएगी वहां पर क्रिएटिविटी की बात आ जाएगी, यानी कंस्ट्रक्टिविटी की बात आ जाएगी। कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है दोस्तों कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगर आप रचनावाद की बात करें दोस्तों, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बालक, हम कह सकते हैं कि अपने वातावरण के संग अपने अनुभवों के आधार पर अंतःक्रिया करके स्वयं सीखता है, यानी अपने ज्ञान की रचना करता है, यानी ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रचनावाद है। तो आप अगर अपने ज्ञान का निर्माण या उसकी रचना अपने वातावरण के संग अंतःक्रिया करके स्वयं के अनुभव पर करते हैं, तो वही दोस्तों क्या कहलाता है, रचनावाद कहलाता है, ठीक है ना, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। तो ये आपका वही है कि दुनिया के बारे में आप दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है कि आप दुनिया के प्रति कैसा दृष्टिकोण आपका है, तो आप अपने स्वयं के अनुभव पर इसमें सीखते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑफ कोर्स तीन जो नीचे के स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, और जो पहला वाला है बिल्कुल गलत है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर ही आप नहीं सीखते हैं, है ना। आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, आप अपने परिवार से सीखते हैं, आप अपने दोस्तों से सीखते हैं, आप अपने समाज से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सीखते हैं। ऑफ कोर्स सीखना एक ब्रॉड प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रक्रिया है, ठीक है ना। और इसके बाद लक्ष्योन्मुखी है, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। और अभी मैंने आपको बताया अनअधिगम यानी कि अनलर्निंग, ये भी आपकी एक सीखने की प्रक्रिया है। इसके बाद अगला आता है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है दोस्तों, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हैं, इनके द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये सूझ का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। और इन्होंने एक वनमानुष था जिसका नाम था सुल्तान, यानी एक चिंपैंजी था, उस पर इन्होंने एक प्रयोग किया था। और उस प्रयोग में के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी, चाहे व्यक्ति हो चाहे जानवर, ये सीखने के लिए अपनी सूझ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना कि व्यवहारवाद की तरह कि ये कोई भी आप इनके सामने उद्दीपन प्रस्तुत करेंगे तो या अनुक्रिया करेंगे। तो ये व्यवहारवाद से हटकर इन्होंने बोला कि भाई कोई भी व्यक्ति है चाहे वो जानवर है, वो अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है सीखने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज को अपने ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोहलर इसके प्रतिपादक थे, तो उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला आता है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित? देखिए, जब जहाँ पर अवलोकन की बात आ जाती है कि जब आप व्यवहार का अवलोकन करने लग जाते हैं तो वहाँ पर व्यवहारवाद आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है कि जब आप दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, अवलोकन के आधार पर ही निष्कर्ष निकलता है, तो वहाँ पर वो आपका सीखने के व्यवहारवाद से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना। आपके सामने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, और इसी तरह से आपका कैसा दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या है? आपका अनुक्रिया उद्दीपन, जिसको कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत ही दोस्तों आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों के सीखने में अगर कुछ कमियां हो जाती हैं तो उनके डायग्नोसिस के बाद क्या करते हैं आप? डेफिनेटली हमने 1000 बार इसके बारे में डिस्कस किया। निदान के बाद क्या होता है दोस्तों? उपचार होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? समुचित उपचारात्मक कार्य करेंगे। विद्यार्थियों के सीखने में जो भी रिक्तियां रह जाएंगी उसके निदान के बाद आप क्या करेंगे? उपचारात्मक कार्य करेंगे। आप उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, बच्चों को अलग से आप रेमिडियल क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? आप सोचिए, एक प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो आप उनके लिए क्या बेहतर मानेंगे? वीडियो अनुरूपण यानी कि आप वीडियो प्रदर्शन करें, इसके बाद प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन, और स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर यह सभी? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव। देखिए, बच्चे क्या होते हैं आपके, ना ज़्यादा वीडियो से सीखते हैं ना ही ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन से। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं ना, वो करके सीखते हैं, यानी कि क्रियाशीलता के सिद्धांत से ज़्यादा सीखते हैं। तो स्वयं के द्वारा जो किए गए अनुभव हैं उनसे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो बच्चे क्या होंगे, जैसा आपने देखा होगा ज़्यादातर किंडरगार्टन स्कूल इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जहाँ पर बच्चे अपना कार्य स्वयं करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं और अपने आप ही कई तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो वहीं से वो दोस्तों खेल खेल में सीखते हैं। तो जब वो कुछ करेंगे तभी वो सीखेंगे, क्योंकि वो करके उनको अनुभव प्राप्त होंगे और अनुभव से ही उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। लेकिन आप उनको वीडियो दिखा दो, वो बैठने वाले नहीं है, ठीक है, और ना ही वो डिमॉन्स्ट्रेशन को ज़्यादा देख सकते हैं काफ़ी समय तक, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में
व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? जिसमें आप व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम। ठीक है ना। सामाजिक अधिगम एक अलग चीज है, अनुबंधन एक अलग चीज है। अनुबंधन देखिए आपका जो कंडीशनिंग इसको बोला जाता है, प्रायोगिक अधिगम एक अलग चीज है, आकस्मिक अधिगम अलग है। ठीक है ना। ठीक, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि आप अगर दूसरे के व्यवहार को देखकर कुछ सीखते हैं, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको हम सामाजिक अधिगम बोलते हैं। यानी कि आप समाज में दूसरे व्यक्ति को के व्यवहार को देखकर आप सीखते हैं, तो वो सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है ना। अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग एक अलग हम कह सकते हैं एक अलग प्रोसेस है। इसके लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत निकाला था। उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके बाद वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नूतन का मतलब होता है नई, वास्तविक यानी रियल, और उपयोगी यानी कि आपके लिए जो आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है ना, यानी कि एसेंशियल। ठीक है, अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण हो। ठीक, उसको हम उसमें निहित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोला जाता है रचनात्मकता। ठीक है ना। तो ऐसी आपकी जो प्रोसेस है जिसमें हम नई, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट को प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो वो आपकी रचनात्मकता कहलाती है, यानी कि क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है ना। क्रिएटिविटी का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आपको पहले से कोई ज्ञान है, तो आप क्या करते हैं? उस ज्ञान का प्रयोग करके नई चीज़ों का, हम कहते हैं नए कॉन्सेप्ट का एक तरीके से लेकर आते हैं। ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे? जो आपने सीखा है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी वही चीज़ है कि आपको पहले से कोई चीज़ आती है और आपने उसको क्या किया कि नई समस्याओं के समाधान के लिए उसका प्रयोग किया। ठीक है ना। आप इसको सब सिंपली ये समझिए कि आपको कोई ज्ञान है, लेकिन आपके सामने कोई नई समस्या आ गई और आपने क्या किया कि आपने उस समस्या का समाधान एक तरीके से अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर किया, तो वो आपकी क्या है? क्रिएटिविटी की है। पहले आपने कोई समस्या का समाधान किया, लेकिन इस बार जो समस्या है वो नई तरह की समस्या है, लेकिन आपने अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके उस नई समस्या को भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप क्रिएटिव कहलाते हैं, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी निकल कर आती है। तो उसमें नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण अपने आप में निहित हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने की परिघटना यानी कि फिनोमिना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? पहला आता है अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या फिर शिक्षक। तो अगर हम दोस्तों इसका राइट आंसर बोले तो शिक्षक इसमें आवश्यक घटक नहीं है, अधिगमकर्ता इसमें आता है यानी कि जो अधिगम करेगा। इसके अलावा आंतरिक व्यवस्था और प्रेरक यानी कि जो आपका स्टिमुलस इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि आपकी सीखने की परिघटना में आपका टीचर यानी कि शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है। तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगमकर्ता और प्रेरक और आंतरिक व्यवस्था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, ये पूर्व में एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्किनर। स्किनर के द्वारा यह कथन दिया गया था सीखने के संदर्भ में कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सिद्धांत है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट अगर आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया और पुनर्बलन मिलेगा तो उसके फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप एक कोई व्यवहार करते हैं यानी कि अनुक्रिया करते हैं और अगर आपको सकारात्मक पुनर्बलन मिल गया तो फिर उसके बाद क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कि कहने का मतलब है कि पहले क्या होगा? अनुक्रिया होगी और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा यानी कि पुनर्बलन मिलेगा। तो फिर आपका क्या होगा कि डेफिनेटली
आपका व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी अधिगम हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है ना। बीएफ स्किनर का आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये माना कि अनुक्रिया के लिए उद्दीपन की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बोला कि आप अनुक्रिया करेंगे तो क्या होगा, उसको उद्दीपन अपने आप ही हो जाएगा, और अगर उद्दीपन के बाद अगर उसको पुनर्बलन मिल जाए तो फिर वो क्या होगा, अधिगम हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने चूहे को दौड़ाया था एक बॉक्स में, तो चूहा इधर से उधर दौड़ा, उसके बाद उसका पाँव पड़ा लीवर में, उसके सामने क्या हुआ, आपका खाने की कोई वस्तु आ गई, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसको खाने की वस्तु मिली तो उसको पता लग गया कि भाई लीवर दबा के खाना आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके सामने जैसे कि आपका जो इससे पहले पावलोव का सिद्धांत था, तो पावलोव में क्या हुआ था कि भाई कुत्ते के सामने पहले खाना रखा गया, क्योंकि खाना क्या है, आपका स्टिमुलस है, और उसको देख के उसने क्या की, अनुक्रिया की। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान में रखना कि पहले उसके सामने उद्दीपन रखा गया और उसके प्रति उसने अनुक्रिया की। यहाँ पर उल्टा हुआ कि यहाँ पर पहले चूहा खुद ही भागता रहा, यानी अनुक्रिया करता रहा, और फिर उसके सामने जैसे ही खाना प्रकट हुआ तो यानी कि अब उसको क्या मिल गया, खाना खाते ही उसको पुनर्बलन मिल गया, और वो सीख गया कि भाई लीवर दबा के खाना मिल जाता है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ये है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और यही ये स्टेटमेंट कहता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ, ड्रेवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ड्यूवी। जो जॉन ड्यूवी हैं, इन्होंने चिंतनशील सोच के बारे में बताया था 1910 में, 1910 में इस सिद्धांत को लेकर आए थे। चिंतनशील सोच के बारे में इन्होंने ही बताया था। तो काफ़ी फैक्चुअल सा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी बार ये देखा गया है क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का सोचना एवं सीखना के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।